हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक और टॉपिक लेकर और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये क्वेश्चन आपकी जो तैयारी है उसमें चार चांद लगा देंगे। जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ये वाला टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और एक शानदार टॉपिक होता है। अलग अलग टॉपिकों में इसकी भूमिका, अपनी एक भूमिका होती है। ये टॉपिक आपको आना बहुत जरूरी है। तो मैं एक इजी वे से, एक इजी मेथड के साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा और इजी वे से आसान क्वेश्चन लेकर चलेंगे और हमें हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखो, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, उसमें असत्य कथन पूछा है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। सही बात है। क्या नहीं होता है? 2, 3, 7, 8 ये नहीं होते। इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 ये नहीं होते। ये वाले अंक पूर्ण वर्ग संख्या के होते हैं। पूर्ण वर्ग किसी भी संख्या के अंतिम में शून्य की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। सही बात है। शून्य की संख्या विषम हो, जैसे 10 क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 1000 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ भी शून्य की संख्या क्या है? शून्य की संख्या विषम है। शून्य की संख्या विषम होने पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती थी। ये भी कथन क्या हो गया? सत्य। किसी भी संख्या का बीजांक का मतलब होता है डिजिटल सम। 2, 3, 5, 6, 8 होता है, वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है? नहीं। जिनका डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। और हमें असत्य कथन पूछा था। n अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में n/2 अंक और n+1/2 अंक होते हैं। सही बात है। देखो, इस बात को इस एग्जांपल से समझते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 16 में अंक कितने हो गए? 2। तो 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1। क्या उसके वर्गमूल, उस संख्या का वर्गमूल करने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसमें एक अंक है? 1। अब देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। 144 वर्गमूल 144 और 144 में कितने अंक हैं? 3 अंक है। 3 में कितना जोड़ दो? 1। 3 + 1/2 तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? 2 अंक। क्या 144 का वर्गमूल हमें पता है किसका वर्गमूल होता है? 144 का वर्गमूल 12। क्या 2 ही अंक हैं? तो ये एकदम सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो ये बात एकदम सही है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दोनों अंक विषम संख्या नहीं हो सकते। ये बात इंपॉर्टेंट है। अंतिम दोनों अंक हैं वो विषम संख्या नहीं हो सकते। ये बात एकदम राइट है। इस बात को हम समझेंगे। देखो, मैं अंक लिख 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और कोई भी ले लो 144, 11 का 121 ले लो, 13 का 169 ले लो। इनके अंतिम दोनों अंक देखो, क्या विषम संख्या है? दोनों विषम है। दोनों सम हो सकते हैं लेकिन दोनों अंक, अंतिम दोनों अंक विषम संख्या नहीं हो सकते। दोनों अंक विषम संख्या नहीं हो सकता। तो यह कथन एकदम सत्य है। किसी संख्या के वर्ग का बीजांक सदैव 1, 4, 7, 9 अभी बताया मैंने, 1, 4, 7, 9 होता है। सही बात। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उनको जोड़ के देख लेना, उनका बीजांक डिजिटल सम है वो देख 1, 4, 7, 9 होगा। जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या, इनको जोड़ के देखो, एक इनको ऐड करके देखो, इनका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 7। इनका भी कितना आ रहा है? 7। इनका 9। इनका कितना आ रहा है? डिजिटल सम 13 और 13 का 3 कितना आ रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या है तो इनका डिजिटल सम कितना आ रहा है? तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उनका डिजिटल सम कितना होगा? 1, 4, 7, 9। ये देखो कितना आ रहा है? 1। कितना आ रहा है? 1। इनका देखो 9, इनका देखो 9, इनका देखो 4। तो डिजिटल सम कितना है? पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उनका डिजिटल सम कितना होगा? उनका डिजिटल सम कितना होगा? उनका डिजिटल सम होगा 1, 4, 7, 9 होगा। अगली, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग का इकाई अंक सदैव 1, 4, 5, 6 होता है। सही बात है। 1, 4, 5,
6 होता है, सही बात है। 1 4 सही होता, तो सारे कथन क्या हो गए? सत्य। देखो ये वाले नहीं हो सकते, तो क्या बचा? एक बचा, फिर क्या बचा? एक 4 बचा, एक 5 बचा और एक 6 बचा, तो ये हो सकते हैं। तो ये सारे कथन क्या हो गए? सत्य हो गए। सारे कथन क्या हो गए? सत्य हो गए। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन, असत्य कथन, 2 क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर सदैव पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप एग्जाम्पल लेके देख लो। 2 क्रमागत सम संख्या देख लो, 2 और 4 देख लो कितना आता है, अरे उसमें 1 जोड़ के देख लो, क्या 9 आ जाएगा? क्या 9? क्या 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? सही है। एक और एग्जाम्पल से देख लो, 4 और 6 प्लस 1 करके देख लो, क्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या? तो ये कथन क्या है? सत्य। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर सदैव पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। बात सही है, करके देख लो। नहीं पता तो 2 क्रमागत का गुणनफल करेंगे, 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 4। और कोई लेके देख लो, जैसे 2 क्रमागत 11 और 13 लेके देखो, 11 को 13 से गुणा करेंगे, 11 को, और उसमें 1 जोड़ के देखो, 1 जोड़ के देखो, 11 को 13 से गुणा करेंगे तो देखो 13 को 10 बार गुणा किया, 13 को 10 बार 130, 143, 144, क्या 144 वर्ग संख्या है? 12 का वर्ग है, सही बात है। तो ये कथन भी क्या हो गया? सत्य हो गया। कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव 4 से विभाजित होता है। तो 2 क्रमागत संख्या देख लो, उनके वर्गों का अंतर देख लो, तो 2 और 4 क्रमागत संख्या, इनका वर्गों का अंतर देखो, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 माइनस 4 12, क्या 4 से विभाजित हो रहा है क्या? तो ये भी क्या हो गया? सत्य हो गया। और एग्जाम्पल लेके आप चेक कर सकते हो, कोई भी 2 विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव एक विषम संख्या होती है, तो लेके देख लो, 1 और 3 2 विषम संख्या ले लो, क्या इनका अंतर सदैव विषम संख्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 का 1 का स्क्वायर कितना? 1 कितना आया? 8। क्या ये विषम संख्या आएगा? नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो हमें गणित में एक ही चीज को क्या करना होता है? असत्य सिद्ध करते ही वो हर जगह वो चीजें लागू नहीं होती। ये बार बार मैंने बात बताई है। अगला सत्य कथन नहीं है, मतलब असत्य कथन पूछा है। संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या, बात सही है। 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किसी भी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। योगफल के रूप किसी विषम संख्या को, विषम संख्या लो, जैसे 3 ले ली विषम संख्या, आपने 3 विषम संख्या लेगी, 2 क्रमागत, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। क्या किसी विषम संख्या के वर्ग, विषम संख्या 3 ले, इसका वर्ग किन्हीं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 9 को 4 + 5 के रूप में 2 क्रमागत विषम संख्याओं, 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। और देख लो कोई भी विषम संख्या, विषम संख्या का करो वर्ग, जैसे 5 है, 5 का वर्ग करो 25, 25 को 2 क्रमागत विषम, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में दर्शा सकते हैं, 12 और 13 के योग के रूप में दर्शा। ये मतलब ये कथन एकदम सत्य है। किसी भी सम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये इनको किया नहीं जा सकता। देख लो, आप करके देख लो। कोई सम संख्या लो, 2 ले ली, 2 का स्क्वायर किया 4, 2 का स्क्वायर कितना किया? 4, 4 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हैं क्या? 1 3 के रूप में लिखे क्या? दोनों क्रमागत हैं क्या? नहीं क्रमागत है। क्रमागत है क्या? नहीं क्रमागत। तो विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक नहीं हो सकता? कौन सा अंक? बीजांक क्या क्या हो सकते हैं? 1 4 7 9 हो सकते हैं। तो कौन सा बीजांक है? बीजांक पूछा है, इसमें कौन सा है? तो इनमें से होगा वही बीजांक होगा। तो कौन सा है? 7। तो ये क्या हो जाएगा? बीजांक हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। व्यंजक 13,131 गुणा 13,132 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो? तो देखो, ये देखो 13,131
13,132 दोनों क्या है, क्रमागत संख्या हो। तो अभी हमने देखी क्रमागत क्या जोड़ा जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, तो ये अपने दिमाग में बैठा लो। इस चीज को हम देखो इस एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं। ये बड़ी संख्या है, हम इसको छोटे एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। देखो छोटे एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे इस चीज को हम। दो क्रमागत संख्या लेंगे हम, 1 और 2, दो क्रमागत संख्या ले ली, गुणा करने पे कितना आ रहा है 2। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना चाहिए, तो इसको ये पूर्ण वर्ग बनाने कितना जोड़ना चाहिए 2। इसका मतलब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ा हमने 2, मतलब बाद वाली संख्या जोड़ी, बाद वाली संख्या जोड़ी। इसमें कितना जोड़ना चाहिए, हाँ अगर आपसे पूछे तो बड़ी वाली संख्या, दो क्रमागत संख्याओं में जो बड़ी वाली संख्या वो इसमें ऐड कर दो। अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता कि दो क्रमागत संख्याओं में क्या घटाया जाए, तो छोटी वाली संख्या आपको क्या कर देनी है, घटानी चाहिए। तो 1 गुना 2 कितना आएगा 2, 2 में से घटा, तो क्या घटा देना चाहिए आपको, छोटे वाली संख्या को क्या कर देना चाहिए था, आपको माइनस कर देना चाहिए था। क्या कर देना चाहिए था, माइनस कर देना चाहिए था। तो आपको क्या करना चाहिए था, अगर ये पूछता तो छोटे वाली संख्या को आपको क्या कर देना चाहिए था, माइनस कर देना चाहिए था। तो देखो, तो अब देखो आप इसका उत्तर बताओ। अब देखो इसका उत्तर देखो, बताना एकदम आसान हो जाएगा। दो कर्म जोड़ना, हमें जोड़ना किसको पड़ेगा फिर, बड़े वाली संख्या को। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बड़े वाली संख्या। अगर इसे कम से कम क्या घटाया जाए तो उत्तर क्या हो जाता, 13,131 हो जाता। तो एक के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखो ये 1337, 38, 39, 40 क्रमागत गुण में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 4 क्रमागत संख्याएं हो और आपसे पूछ ले इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हम क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तुम एक आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो 1 2 3 4 ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं। तो देखो इनका गुणा करके देख लो, 4 12, 12 दूनी 24, कितना है 24, कितना है 24, और 24 में इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 1, 25 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो 4 क्रमागत संख्या चाहे कितनी भी बड़ी दे दो, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, 1,04,000 दे दो, तब भी हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। पाइथागोरस त्रिक नहीं है, तो ये पूछा हमें, तो हम जानते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 8 15 17। अब देखो इन्हीं तरीकों को ऐसे बना के लिख देगा, इसको 2 से गुणा कर देगा 6 8 10 कर देगा, इसको 5 वाले को गुणा कर देगा 10 से 24 26 लिख देगा। तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण त्रिक हो जाएंगे, निकले यहीं से क्या। इसको देखो 6 8 10 होता है, त्रिक होता है। देखो इसको 5 से गुणा करिए 10 24 26 होता है त्रिक होता है। देखो इसको 3 से गुणा कर दिया, इस वाले को 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा 9 12 15, ये भी क्या होता है 8 10 12 होता है क्या, नहीं होता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 3। अगला क्वेश्चन, तो देखो वर्गमूल के अंदर, क्या वर्गमूल के अंदर कोई संख्या हो और वो भी ऋणात्मक हो, कोई पूर्णांक संख्या और वो भी किसमें हो, ऋणात्मक, तो वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। क्योंकि वो संख्या क्या होगी, फिर होगी वो काल्पनिक संख्या। कौन संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। और हमें काल्पनिक संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो हमें 9 का वर्गमूल पता है, कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। लेकिन ये माइनस में है, तो हमें बड़ी क्लासों में वर्गमूल में माइनस हो तो वो किसका रूप ले लेता है, आइटा का रूप। ये गुणा 4 का वर्गमूल हमें पता है किसका होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और माइनस है तो माइनस किसका रूप ले लेगा, आइटा का रूप लेगा। 2 3 और 2 गुणा होकर कितना आ जाएगा 6, कितना आएगा 6। और आइटार इसको बोलते हैं आयोटा, और आयोटा गुणा होकर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा स्क्वायर। और वास्तव में आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो कितना हो जाएगा 6 गुणा -1, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6। तो ये याद कर लेना, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। और अगर वर्गमूल के अंदर माइनस है तो वो कौन सी संख्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, तो देखो ये एकदम आसान क्वेश्चन आपके सामने ही, 625 का वर्गमूल। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है,
तो 625 का होगा। अगर वर्गमूल देखना है 625 का तो हम आसानी से देख सकते हैं। बताओ, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उनका वर्गमूल करने के बाद इकाई का अंक कितना रहता है? 5 ही रहता है। और अंतिम में देखो, अंतिम वाले दोनों अंक छोड़ देना है। बताओ, इससे छोटा वर्ग 6 से छोटी वर्ग संख्या कितनी होती है? 4। और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो इसका 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25। 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25। इसी प्रकार 484 का वर्गमूल कितना होगा? तो देखो, जिसके अंत में इकाई का अंक, इनके अंत में इकाई का अंक कितना हो? 4 हो, उनका वर्गमूल करने पे इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अंतिम वाले दोनों अंकों को भूल जाओ। बताओ, ये किसके वर्ग के आसपास है? 2 के। 2 से आगे, 2 से जस्ट आगे वाला 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। बताओ, ये 6 से छोटा है बड़ा है? 6 से छोटा है बड़ा है? ये 6 से छोटा तो छोटे वाला हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 22। तो 25 और 22 कितने हो जाएंगे? 47। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें मान पूछा है, इसका मान पूछा है। देखो, ये प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा? तो देखो, इसको सोल्व करने का, देखो 32 और 56 दे रखे, इनको सोल्व करना एकदम आसान। 8 से कट जाएंगे, 8 चौक 32, 8 7 56। अब ये वर्गमूल दूसरे पक्ष में जाके किस में बदल जाएगा? वर्ग में। किस में बदल जाएगा? वर्ग में। तो कितना बराबर कितना आएगा? 16/49। 16/49। 196 किस में है? बट्टे में। इधर जाके किस में हो जाएंगे? गुणा में। किस में हो जाएंगे? गुणा में। अब देखो, ये कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं? 5 से। अगर ये 200 होते तो कितनी बार आ जाता? पूरा 200 बार जाता है। ये भी एक कम है, कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। कितनी बार कट? सॉरी, 4 बार कट जाएगा। 49 का बड़ा 4 बार बोलेंगे 196। 64 को 4 से गुणा, सॉरी 16 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएंगे? 64। कितना आएगा? 64। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कितना आ जाएगा? 64। यहाँ हमें के का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? के का मान। तो देखो, हमें पता है 196 होता है, यहाँ 196 होता है, तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 196 का वर्गमूल 14। 196, क्योंकि 14 का वर्ग कितना होता है? 196। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के का होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। अब देखो, दशमलव के बाद में कितने अंक है? दशमलव के बाद 4 अंक है, तो उनका वर्गमूल करने के बाद में उनमें 2 का भाग दे दो। तो कितने अंकों से पहले दशमलव रहेगा? 2 अंकों से पहले का। 0.14 में 0.2 का भाग दे दे। तो देखो कितना आसान है भाग देना। तो देखो, ये 2 दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2 अंक है। 2 अंक कटेंगे तो बट्टे में कितना आएगा? 100। यहाँ दशमलव के बाद नहीं करेंगे तो ऊपर कितना आएगा? 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 7। और 7 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.7। अब देखो, दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2 अंक है। और इनका वर्गमूल करेंगे तो कितना अंक बचेगा? 1। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 0.5। इसी प्रकार 0.3 बट्टे में, देखो दशमलव के बाद में कितने अंक है? 4 अंक है, तो 9 का कितना होगा? 3। और दशमलव कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 2 अंक। यहाँ दशमलव के बाद कितना हो जाएगा? 1 अंक। अब देखो, नीचे दशमलव गिन लो कितना है? 2 और 1 3, ऊपर 2, दशमलव के बाद कितने अंक? 2। और नीचे कितने? 3। तो नीचे कितना बच जाएगा? 1 दशमलव बच जाएगा। नीचे कितना दशमलव बन जाएगा? 1 दशमलव। ये 3 से काट दो, 3 से काट दो। नीचे कितने अंकों पर? 1 दशमलव बच जाएगा। 0.6। ये दशमलव हटेगा, ऊपर 6 चला जाएगा। ये इसको लिख सकते हैं 25/3। 25/3। और 25/3 का 25/3 का मतलब क्या होता है? 8 से 1/3। अब देखो, हमें इसको सोल्व करना, देखो कितना आसान है। 484 है, दशमलव हटेगा, बट्टे में कितना आएगा? 10। 289 है, दशमलव हटेंगे तो बट्टे में दशमलव के बाद कितने अंक? 3 अंक है, तो बट्टे में 1 के सामने उतने शून्य लगा दो। और का इनका क्या है? वर्गमूल है। 484/289। ये देखो, ये 1000 ऊपर चले जाएंगे और बट्टे में कितना आ जाएगा? 10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखो, हमें पता है 484 किसका वर्गमूल होता है? अभी बताया था 22 का होता है। 289 का वर्ग कितना होता है? 17 का वर्ग 289 होता है। तो वर्गमूल कितना किसका हो जाएगा? 17 का। ऊपर 100 का 10 हो जाएगा। तो ऊपर कितने बच गए? 210/। अब 220 में 17 का भाग देना है, तो जिसके बट्टे में 17 आ रहा है
17 एकम 17, 17 एकम 17, तो देखो ये 17 एकम 17, 17 एकम 17, बचे कितने 5, तो 17 दूनी 34, बचे कितने 16, कितने बच गए 16, तो देखो 17, 12 सही 16 बटे 17। अगला मैं अक्स का मान पूछा, देखो 2 8 9, ये भाग का निशान है, वर्गमूल अक्स बराबर 1/5, बराबर 1/5। अब देखो हमें अक्स का मान पूछा है, तो दोनों जगह देखो अक्स का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं, ये वर्गमूल हटे तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग करेंगे, तो 2 8 9 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे बटे आएगा अक्स, 1 का वर्ग 1 आ जाएगा 25। अक्स का मान निकालना तो इनको वर्ग गुणा कर दो, अक्स को 1 से गुणा करेंगे, अक्स 2 8 9 को किससे गुणा कर दो 25 से, और देखो 25 से गुणा करेंगे तो ये देखो बहुत ही बड़ा है, तो इसका मतलब जो उत्तर आने वाला है वो बड़ा है। देखो ये बट्टे में आ रहे हैं, तो बट्टे में तो उत्तर बनने के नहीं, और देखो बनेंगे, देखो ये लगभग 300 माने, तो 25 को 3 से गुणा करें तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन में हमें पी का मान पूछा है, पी का मान क्या होगा, तो देखो बट्टे में 1 है, तो इनको क्या कर देंगे वज्र गुणा कर देंगे, तो 1120 बट्टे 80 बराबर वर्गमूल पी, कट जाएंगे, तो देखो काट दो, 2 से काटेंगे तो 56, 56 दूनी 112, 4, ये 4 से कट रहे हैं, तो देखो 14 चौक 56, 14 चौक 56 वर्गमूल पी। अब देखो एक तो ऐसे देख लो किसका वर्गमूल 14 होता है, या ऐसे देख लो दोनों तरफ वर्ग कर दे, पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कैंसिल, 14 वर्ग 196, तो पी का मान कितना आ जाए 196। वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें अक्स का मान ज्ञात करना देखो कितना आसान है। देखो ये देखो 169 है, का वर्गमूल कितना होता है 13, अगर नीचे वाले का वर्गमूल यहाँ 13 बन रहा है, यहाँ में इसके जैसे ऊपर वाला अक्स का मान पूछे तो इन दोनों का योग होता है 13, 17 का योग कितना होता है, सॉरी 13 और 14 का योग कितना होता है 27, तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा 27। अगला देखो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और तो इन दोनों का योग करेंगे कितना आएगा 25, तो अक्स का मान कितना बन जाएगा यहाँ 25। अगला क्वेश्चन यहां हमें पूछा है कि प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा, तो देखो 1694 बट्टे प्रश्नवाचक, ये 14 उधर जाके किस में बदल जाएगा 11, 14 25 में से कम हो जाएगा 11। अब दोनों पक्षों का वर्ग क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 194 बट्टे प्रश्नवाचक वर्ग और वर्गमूल इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये देखो वर्ग और ये वर्गमूल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 121। हमें प्रश्नवाचक का मान याद करना 6 भाग 121 बराबर प्रश्नवाचक। अब देखो 121 किससे करता है 11 से, तो 11 आ जाएगा, 11 कम है 11, बच्चे कितने 5, 11 पंजो 55, बच्चे कितने 4। अब 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 14। इसी प्रकार का क्वेश्चन उसको थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, तो देखो क्या 769 का वर्गमूल 729 का वर्गमूल 27 होता है, सही बात है, वो ऐसा रूप था 27, इधर वाले पक्ष को ऐसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं 27 प्लस एक्स लिख देते हैं। बताओ इन दोनों का जो योग था, इन दोनों का योग किसके बराबर बन रहा था ऊपर वाले के, तो इन दोनों का योग करो, अंश और हर का योग करो, कितना आ जाएगा 54 प्लस अक्स बराबर कितना आ जाएगा 55, तो अक्स का मान कितना आएगा 1, अक्स का मान कितना आ जाएगा 1। तो अभी ये तरीका हमने पीछे 3 क्वेश्चनों में लग किया है कि इसके अंश व हर को दोनों को जोड़ेंगे, वो इसके ऊपर वाले में बैठा है उसके बराबर हो जाएगा। तो इसका अंश व हर बनाने के लिए हमने 27 को लघुत्तम ले लिया, 27 प्लस एक्स हो गया बराबर कितना कर दिया 55। अगला क्वेश्चन, एक बगीचे में प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में 738 पेड़ों के उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या 30,238 रह जाती है, तो बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी थी। इसका मतलब तूफान आया
और तूफान आने के कारण कुछ पेड़ उखड़ गए। तो वास्तव में टोटल कितने पेड़ थे? तो देखो इसमें जोड़ दो 738 जोड़ दो तो 16 7 9 0 थे 30,976 पेड़ थे। 30,976 पेड़ थे। तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही क्या है, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितने की उसमें पंक्तियां। तो ऐसे मान लो तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या x है और पंक्तियां भी कितनी है x है। तो अक्सर x कितने हो गए x स्क्वायर। और ये वास्तव में जितने पंक्तियां हैं उतने पेड़ों से हम गुणा कर देंगे तो टोटल पेड़ आ जाएंगे। और वास्तव में टोटल पेड़ कितने हैं? 30,976। हमें किसका मान निकालना है? x का मान। तो इसका क्या ले लेंगे? वर्गमूल। अब देखो इसका इतने बड़े का वर्गमूल हमें करने की आवश्यकता नहीं है। देखो इनको आसानी से देख सकते हैं, इनका वर्गमूल हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अंत में कितना आ रहा है? 6। अगर किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक 6 हो तो उनका वर्गमूल करने पर इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? 4 और 6। क्या हो सकता है? 4 व 6। अंतिम दो अंकों को भूल जाओ, अंतिम दो अंकों को भूल जाओ। बताओ 309 किसके वर्ग के आसपास है? किसके वर्ग के आसपास है? 309 किसके वर्ग के आसपास है? 17 के वर्ग के आसपास है। 289 309 किसके वर्ग के आसपास है? 289 किसका वर्ग होता है? 17 का वर्ग 289 होता है। तो किसके वर्ग के आसपास है? 17 के वर्ग के आसपास है। तो उत्तर होगा या तो 174 होगा या 176 होगा। अपने ऑप्शन में 174 कहीं नहीं लिखा हुआ तो उत्तर इसका क्या होगा? 176। यह हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। बताओ 107 किसके वर्ग के पास? 17। 17 को 18 से गुणा कर दो। 17 को जो 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो देखो 17 को 18 से गुणा करेंगे 306 आएगा। 306 आएगा। बताओ 306 और 309 में से बड़ा कौन सा है? 309। तो बड़े वाला उत्तर है। बड़े वाला उत्तर 176।